आपको दिखाते हैं 5 चौंकाने वाले वीडियो। और आज इस फहरिस्त में पहली तस्वीर अमेरिका के टेक्सास से सामने आई है, जहां 3 दिन से गैस पाइपलाइन में आग लगी हुई है। ये देखिए, आसपास के करीब 1000 घरों में रहने वाले लोगों को घर छोड़ने के लिए कह दिया गया है, क्योंकि आशंका जताई जा रही है कि गैस पाइपलाइन में धमाका भी हो सकता है। आग की वजह से करीब 32 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन को बंद कर दिया गया है, जिससे इस इलाके में मौजूद घरों में गैस की आपूर्ति रुक गई। और अब रही ये दूसरी तस्वीर आपके सामने तुर्की से, जहां जैन रूज नाम के शख्स ने पतली रस्सी पर चलकर एक नया रिकॉर्ड बना दिया। जैन रूज ने रस्सी पर चलकर तुर्की के बोस्फोरस स्ट्रेट को पार कर लिया। यह स्ट्रेट एशिया और यूरोप को जोड़ता है। ऐसे में जैन रूज दुनिया के पहले ऐसे शख्स बन गए हैं जिन्होंने रस्सी पर चलकर एशिया से यूरोप तक का सफर पूरा कर लिया। ये देखिए तस्वीरें। और अब तीसरी तस्वीर ये रही आपके सामने बीजिंग से, जहां एक रोल्स रॉयस कार आग की चपेट में आ गई। करीब 9 करोड़ रुपए की रोल्स रॉयस कार से अचानक चलते चलते लपटें निकलने लगी। पीछे चल रही एक कार के डैश कैम में यह पूरा हादसा रिकॉर्ड हो गया। कुछ दूर आगे जाने पर ड्राइवर ने कार रोकी, लेकिन तब तक कार के टायर बुरी तरह से जल चुके थे। और चौथी तस्वीर तुर्की से, जहां यमिस कोपरू इलाके में लगातार 2 दिन तक भारी बारिश हुई। भारी बारिश से पूरा इलाका लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया। नदियां उफान पर हैं, हाईवे टूट गए, सड़कों पर कैसे मोटी मोटी दरारें आ गईं, ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और अब 5वीं तस्वीर अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना से, जो 25 साल की सबसे भीषण बाढ़ से जूझ रहा है। उत्तरी कैरोलिना के कई इलाकों में 20 इंच तक बारिश हुई है, जिसकी वजह से इन इलाकों में भारी तबाही की खबरें सामने आ रही हैं। सड़कें देखिए टूट गई हैं, कई पुल पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं। हिजबुल्लाह के पेजर हमले पर बड़ी प्रतिक्रिया, बड़ा रिएक्शन सामने आया है। कहा गया है कि हमले का बदला लिया जाएगा, जिसने भी हमला किया है उसे सजा जरूर मिलेगी। हिजबुल्लाह की तरफ से यह बड़ी धमकी सामने आई है। कहा गया है सैन्य अभियान अब और तेज किए जाएंगे। तो हिजबुल्लाह की तरफ से इन हमलों के लिए पूरी तरह से इजराइल को दोषी ठहराया गया है और कहा गया है कि इजराइल अब बड़े हमले झेलने के लिए पूरी तरह से तैयार रहे, क्योंकि पेजर धमाकों का बदला अब लिया जाएगा इजराइल से, ये तय है। हिजबुल्लाह ने सीधे तौर पर धमकी दे दी। तो देखिए, इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध जैसी स्थिति है। इस युद्ध में अब पेजर हमले का एपिसोड भी जुड़ गया। ये ऐसा एपिसोड है जिसे सुनकर बड़े बड़ों ने हैरानी जताई। अब तक ऐसा जेम्स बॉन्ड की फिल्मों में ही देखा गया था, लेकिन पहली बार इसे लेबनान सीरिया में होते देखा गया है। लेबनान से जुड़े सोर्स ये कहते हैं कि पेजर डिवाइस मॉडिफाइड की गई थी। पेजर में इजरायली खुफिया एजेंसियों ने 3 ग्राम विस्फोटक भरे थे। सभी पेजर्स में खास तरह की प्रोग्रामिंग की गई थी। सीक्रेट सर्किट से जुड़े हुए थे ये पेजर। 3000 पेजरों में एक ही तरह का कोडेड मैसेज भेजा गया था। जैसे ही लोगों ने मैसेज पढ़ा, वैसे ही बीप की आवाज के साथ विस्फोट हो गया। और इस तरह से ये बिल्कुल नया वॉरफेयर लोगों को देखने को मिला है। और आगे बढ़ने से पहले आपको 2 तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं, जिससे आपको लगेगा कि लेबनान में पेजर वाली ये साजिश किस बारीकी के साथ रची गई थी, इसे किस तरह से अंजाम दिया गया था। ये 2 तस्वीरें, सबसे पहले इन तस्वीरों पर आप नजर डालिए। इस तस्वीर को देखिए। यह शख्स एक शॉपिंग मॉल में खरीदारी कर रहा था। अचानक इसके पेजर में मैसेज आया और बीप बीप की आवाज आई।
जैसे ही इसने अपना पेजर हाथ में लिया वैसे ही विस्फोट हो गया और यह बुरी तरह से घायल हो गया। इसी के साथ पूरे स्टोर में अफरा तफरी मच गई। तो ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि इस पूरी साजिश को किस तरह से अंजाम दिया गया। अब दूसरी तस्वीर आपके सामने है। ये शख्स एक रेहड़ी से फल खरीद रहा था, लेकिन तभी इसके पेजर में धमाका हो गया और इसके बाद ये शख्स जमीन पर गिर जाता है, तड़पने लगता है, कराहने लगता है। आसपास के लोगों को पहले समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। थोड़ी देर बाद कुछ लोगों ने इसकी मदद की और इसे अस्पताल पहुंचाया गया। ऐसे न जाने कितने लोग हैं जो कि धमाकों का शिकार हुए हैं और इस वक्त अस्पतालों में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। तो ये दो तस्वीरें हमने आपके सामने रखी और इस तरह की तमाम तस्वीरें लेबनान से, सीरिया से लगातार सामने आ रही हैं, जिसमें ये पेजर धमाके कैसे अंजाम दिए गए ये क्लियर होता है। अब आपको बताते हैं कि कैसे इजराइल ने इस साजिश को अंजाम दिया और कैसे 5000 पेजर्स में विस्फोटक भर दिए गए। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह ने ताइवान की कंपनी गोल्ड अपोलो से ये पेजर मंगवाए थे, लेकिन लेबनान पहुंचने से पहले ही उनमें छेड़छाड़ कर दी गई। पेजर्स के एक खास बैच को निशाना बनाया गया। इन पेजर्स को हिजबुल्लाह के लड़ाकों के लिए मंगवाया जा रहा था, क्योंकि आजकल के जमाने में तो कोई पेजर का इस्तेमाल करता नहीं, लेकिन शिपमेंट के दौरान ही पेजर्स में छेड़छाड़ की गई। मोसाद ने सप्लाई चेन में सेंध लगाई। पेजर्स में PETN यानी पेंटा एरिथ्रिटोल टेट्रानाइट नाम का विस्फोटक भर दिया गया। लेबनान पहुंचने के बाद यह हिजबुल्लाह के लड़ाकों में बांट दिया गया। कुछ दिनों पहले हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने पेजर्स के ओवरहीटिंग की शिकायत भी की थी, यानी उनके पेजर्स ज्यादा गर्म हो रहे थे, इस बात की शिकायत की गई थी, लेकिन उनको यह अंदाजा नहीं था कि उनके पेजर में विस्फोटक भरा है। अचानक कल दोपहर पेजर में मैसेज आया और फिर जोरदार धमाका हो गया। इस तरह से इस पूरी साजिश को अंजाम दिया गया है। हिजबुल्लाह के लड़ाके इस साजिश में अहम निशाने पर थे। हमारे साथ इस वक्त कई खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। सुमित चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो पल पल की अपडेट से हमें वाकिफ करा रहे हैं इस साजिश से जुड़ी। प्रशांत माली साइबर एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। निनाद सेठ साहब डिफेंस जर्नलिस्ट हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, अब तक जो जानकारियां सामने आई हैं, एक तो ये बिल्कुल नए तरह का वॉरफेयर है, इससे पहले ना ऐसा देखा गया ना सुना गया, लेकिन अब सीधे सीधे नाम इजराइल का आ रहा है, इजराइल की मोसाद का आ रहा है। किस तरह से इस पूरी साजिश को अंजाम दिया गया, कुछ परतें और खुली हैं क्या? बिल्कुल नहीं। देखिए समीर, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको बताता हूं। पिछले महीने जब मैं लगातार लेबनान में था, तब वहां पर मैंने देखा कि हिजबुल्लाह के कमांडर्स लगातार फोन की जगह या फिर सैटेलाइट फोन्स की जगह खासतौर पर पेजर से अपने कम्युनिकेशंस को कर रहे हैं। मैं बड़ा उत्सुक था, मैंने उनसे पूछा था हालांकि ये क्या है, तो उन्होंने मुझे बताया था कि ये मॉडल जो है वो AR-924 है, जो हमने खास तौर पर इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हमारी इंटरप्शन ना हो सके। हमें लगातार जिस तरीके से इजराइल हमारे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को अटैक कर रहा है, हमारे कम्युनिकेशन टावर्स को अटैक कर रहा है, इससे हम कहीं ना कहीं बच सकते हैं और हमारे कमांडर जो हैं इसको सतर्क कर दिया गया। 3000-4000 के करीब इस समय ये पेजर्स मंगाए गए थे। और खास बात ये भी मैं आपको बताऊं कि इसके बारे में उन्होंने मुझे बताया कि इसकी सबसे खास बात यह है कि ये अंडरग्राउंड वाटर्स के अंदर खास तौर पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। एक बार इसको रिचार्ज कर लिया तो हमें करीबन 3 महीने तक का बैकअप मिल जाता है, यानी 3 महीने तक हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको इंटरसेप्ट करना इजराइल के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है। 1-1.5 महीने के बाद, अब कल जब मेरी उनसे बात हुई हिजबुल्लाह कमांडर से, जब मैंने उनसे पूछा आखिरकार ये पेजर ब्लास्ट कब हुए, तब उन्होंने मुझे समझाया कि देखिए हम भी बड़े भौचक हैं, हम भी बहुत हैरान हैं, क्योंकि ये कहा गया कि उन्होंने मैग्नेटिक वेव्स के जरिए इसके अंदर मौजूद जो आप कह सकते हैं रिसीवर्स थे, यानी जो आप कह सकते हैं कि पेजर्स के अंदर रिसीवर्स थे, उनमें फ्रिक्शन प्रोवाइड किया और उस फ्रिक्शन से लिथियम की बैटरी में एक बड़ा ब्लास्ट हो गया, जिसकी वजह से ये सारे एक ही समय पर, यानी लेबनान के समय अनुसार 3:30 बजे के बाद ये सारे पेजर्स
ब्लास्ट कर गए। तो निश्चित तौर पर आप मानिए कि भले ही हिजबुल्ला ये सोच रहा था उस समय कि वो एक कदम आके इजराइल को कहीं ना कहीं काउंटर कर रहा है, बल्कि उस समय मोसाद उससे कई गुना आगे बढ़ चुका था। मोसाद ने उस पूरे साजो सामान को, या फिर आप कह सकते हैं कि उस पेजर्स को लगातार आप कॉम्प्रोमाइज। सुमित, ये जो खबर सामने आ रही है कि पेजर में 3 ग्राम विस्फोटक प्लांट किया गया, क्या आपको लग रहा है कि इसमें ऐसा भी हो सकता है कि जो लिथियम बैटरी थी उसी को एक तरह से बॉम्ब में तब्दील कर दिया गया और ट्रिगर करके उसमें ब्लास्ट कर दिया गया, इस तरह से इन धमाकों को अंजाम दिया गया? आप ये कहना चाह रहे हैं क्या? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता रहा था कि उन्होंने जब मुझे पूरा ब्रीफ किया, क्योंकि पहले वो भी हैरान थे कि आखिरकार ये हुआ कैसे। पहले उस माल फंक्शन को कह रहे थे कि देखिए हो सकता है कि इन सभी पेजर्स के अंदर कोई ऐसा माल फंक्शन हुआ, कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से ब्लास्ट हो रहा है। हाँ। बाद में उन्होंने बताया 2 घंटे बाद मुझे कि आखिरकार कैसे इजराइल ने इसको किया। अभी वो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन पर है। हालांकि उन्होंने कहा कि देखिए इसमें एक रिसीवर लगा होता है, जो रिसीवर इन फ्रीक्वेंसीज को कैच करता है, जो लगातार इन रिकॉर्ड्स को एक जगह से दूसरे पेजर के ऊपर भेजता है। उस रिसीवर के अंदर एक स्पार्क होता है जब वो हीटअप होता है, और उसी के बाद जो लिथियम बैटरी है उसके अंदर मौजूद वो एक बड़े ब्लास्ट में तब्दील कर देता है, क्योंकि स्पार्क एक ब्लास्ट एक्सप्लोजिव बन जाता है। तो निश्चित तौर पर इजराइल ने इसको बहुत अच्छे तरीके से समझा। उसको ना सिर्फ उसके अंदर वो एक्सप्लोजिव या फिर आप रिसीवर कह सकते हैं, उसके अंदर वो डिप्लॉय किया, उसके अंदर फिक्स किया, और उसके बाद 3 महीने तक, 2 से 3 महीने तक ये इंतजार किया कि वो सभी कमांडर्स के पास, हिजबुल्लाह के सभी OGWs के पास बिल्कुल पहुंच जाए, ना सिर्फ लेबनान के अंदर बल्कि सीरिया के अंदर मौजूद भी उनके कमांडर्स बिल्कुल। और इस तरह से हिजबुल्लाह को गहरे जख्म देने की कोशिश की और बहुत हद तक इजराइल उसमें कामयाब भी रहा है। दुनिया को हैरान करके रख दिया है हमले के इस तरीके ने। पेजर अटैक में 16 लोगों की मौत कंफर्म हो चुकी है, 4000 से ज्यादा लोग घायल हैं। हिजबुल्लाह के 6 लड़ाके भी मारे गए, घायलों में 1200 से ज्यादा। पेजर अटैक में 16 लोगों की मौत कंफर्म हो चुकी है, 4000 से ज्यादा लोग घायल हैं। हिजबुल्लाह के 6 लड़ाके भी मारे गए, घायलों में 1200 से ज्यादा हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं। 400 से ज्यादा घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो जो अहम जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं इन धमाकों के बाद, वो हम आपको बता रहे हैं। घायलों में 1200 हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं जो कि प्राइम टारगेट पर थे, और ऐसा हमला इससे पहले कभी नहीं हुआ। जी हां, जानिए कि ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, किस तरह से इस पेजर को बॉम्ब के गोले में तब्दील कर दिया गया। मोसाद एजेंट ने पेजर में विस्फोटक डाले, इस बात की जानकारी मिल रही है। बैटरी के बगल में विस्फोटक प्लांट किया गया था। कहा यह जा रहा है कि 3 ग्राम विस्फोटक प्लांट किया गया। विस्फोटक रिमोट ऑपरेटेड सर्किट से जुड़ा हुआ था। ये शुरुआती तौर पर जो जानकारियां सामने आई हैं वो आपके सामने। दोपहर 3:30 बजे 5000 पेजर्स में एक जैसा मैसेज आता है और उसके बाद धमाका होता है। बीप की आवाज आने से सीरीज धमाके शुरू हो गए। ये सीरियल ब्लास्ट थे, यानी जितने भी पेजर्स जो हैं मॉडिफाइड किए गए थे उन सब में एक साथ ब्लास्ट होता है। और हमले के इस तरीके ने दुनिया को हैरान करके रख दिया है। हमारे साथ पवन दुग्गल साहब इस वक्त मौजूद हैं, साइबर एक्सपर्ट। पवन दुग्गल साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि दुनिया हैरान है हमले के इस तरीके से, एक पेजर को मॉडिफाई करके अगर बम में तब्दील किया जा सकता है, तो क्या तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के साथ खिलवाड़ करके ऐसे हमले अंजाम दिए जा सकते हैं, ऐसे धमाके करवाए जा सकते हैं? ये वो सवाल है जो हर किसी को परेशान कर रहा है। जवाब क्या है सर आपका? इसका जवाब बहुत स्पष्ट है कि आज कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप लेते हैं उसको एक बम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, प्रोवाइडेड राइट काइंड ऑफ थिंकिंग हो और साइबर सुरक्षा में सेंध कामयाब हो जाए तो। क्योंकि अब यहाँ पर अलग अलग थ्योरी सामने आ रही हैं, बट एक बात बहुत क्लियर है कि पेजर्स की इकोसिस्टम की साइबर सुरक्षा में सेंध लगी। उसी की वजह से चाहे वो विस्फोटक वहाँ डाला गया या चाहे वो टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से विस्फोट हुआ, बट अल्टीमेटली ये साइबर आक्रमण और साइबर क्राइम का एक नया स्वरूप है जो हमारे समक्ष आया है। ये बात तो पेजर्स को लेकर है जो आज से 25 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है। इमेजिन करिए आपके और मेरे हाथ में जो फोन है, अगर उसको एक टाइम बॉम्ब की तरह बनाया जा सकता है और आपको और मुझे टारगेट किया जा सकता है,
तो एक बात तो सुनिश्चित है कि कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दुनिया भर में सेफ नहीं है। नहीं तो डुग्गल साहब, क्या आप ये कह रहे हैं कि जैसा इस मामले में खबरें आ रही हैं कि पेजर में 3 ग्राम विस्फोटक इंप्लांट किए गए, उसके बाद ये धमाके करवाए गए, आप कह रहे हैं कि विस्फोटक लगाए भी ना जाएं, लेकिन जो फोन की बैटरी है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बैटरी है, वही धमाकों को अंजाम देने में काम लाई जा सकती है बिना कोई दूसरा विस्फोटक प्लांट किए? बिल्कुल, उसका सीधा सवाल है कि अब आप ये आपकी जो थ्योरी आ रही है, इस थ्योरी में थोड़े बहुत गैप्स नजर आते हैं। हाँ। गैप्स ये हैं कि अगर ये 3 ग्राम विस्फोटक डाला गया तो वो जो सारे जो पेजेस आए और जो फटे वो एक उस इलाके ज्योग्राफिकल एरिया में क्यों थे? ऐसा बिल्कुल, के साथ माफ कीजिएगा, यहां पर आपको बीच में रोकना पड़ रहा है क्योंकि इस वक्त कांग्रेस पार्टी हरियाणा के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर रही है। क्या क्या वादे जनता से किए जा रहे हैं, जरा सुनते हैं। हमारे एआईसीसी की तरफ से जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा, आदरणीय श्री टीएस सिंहदेव जी, हमारी मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरपर्सन आदरणीय बहन गीता भुक्कल जी, जिन्होंने बहुत ही लंबे समय तक पूरे देश भर के सभी मैनिफेस्टो की चर्चा करके, न्याय चौपाले लगा करके, मैनिफेस्टो कमेटी की सब कमेटियां बना करके और सब लोगों का एक खुले रूप से बक्सा रख करके उनके सुझाव लेकर के बहुत लंबी समय लगा के मेहनत की उन्होंने मैनिफेस्टो कमेटी के लिए। उसमें से अभी जो आज हम जो गारंटी हैं, 7 गारंटी, 7 जो वायदे हैं, आज उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी का जब शासन था, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे, तो पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर खेल में, कृषि में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, प्रति व्यक्ति आमदनी, प्रति व्यक्ति निवेश में हरियाणा नंबर 1 पर था, जो पिछले 10 सालों में अब कोई 14वें नंबर पर, कहीं 15वें पर, कहीं 17वें नंबर पर है। इन सारे बिंदुओं पर कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा को फिर से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खेल नंबर कांग्रेस ने संकल्प लिया है। लोकसभा चुनाव 2024 में हरियाणा के लोगों ने भाजपा को करारा जवाब देकर एक जनहितैषी पार्टी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है। इस संकल्प पत्र में भाजपा द्वारा तो कांग्रेस पार्टी हरियाणा का घोषणा पत्र जारी कर रही है और उसमें तमाम अहम बातें की जा रही हैं, तमाम अहम वादे किए जा रहे हैं। क्या क्या कहा गया है इस पर आगे भी हम नजर डालेंगे। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव भी हो रहे हैं और टीवी 9 पर इंजीनियर रशीद का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के चौंकाने वाले नतीजे होंगे। मेरी पार्टी सरकार में शामिल नहीं होगी, हम सरकार के चौकीदार बनकर रहेंगे। बीजेपी की बी टीम वाले आरोप सरासर गलत है। इन तमाम बातों का जिक्र टीवी 9 भारतवर्ष से बातचीत करते हुए इंजीनियर रशीद ने किया है। रशीद ने कहा, फारूक कश्मीर के राजा, मैं गरीब घर का बेटा। चुनाव हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में। विधानसभा चुनाव के दौरान एक नाम जो आपको लगातार सुनने को मिल रहा है, जो सबसे ज्यादा चर्चा में बना हुआ है, जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है, कुछ लोग उन पर हमला कर रहे हैं लेकिन उन्हें समर्थन भी मिल रहा है। हमारे साथ आवामी इत्तेहाद पार्टी के प्रमुख इंजीनियर रशीद साहब मौजूद हैं और उन्हीं से जानते हैं कि वो क्यों इतने बड़े अपने आप में एक इशू बन गए हैं चुनाव के दौरान। इंजीनियर रशीद साहब, आप अपने आप में भी एक इशू हैं इस चुनाव में, क्योंकि आपको सपोर्ट जहां एक तरफ मिल रहा है वहीं आप पर लगातार हमले हो रहे हैं। आपको ही मुद्दा बना लिया गया है। ये कहा जा रहा है कि आप यहां पर एक एजेंडा के तहत हैं और आप वोट काटने के लिए हैं दरअसल मैदान में। पहली बात यह है कि जब कोई ऊपर जाता है तो the more you climb, the more they will try to pull you down. I have no issues. और इशू शायद इसलिए भी बन रहा हूँ because people see me part of the solution. जो जम्मू कश्मीर के लोग जिन्होंने काफी ज्यादा मुसीबतें उठाई हैं, they see a solution in इंजीनियर रशीद, जो उनकी सफरिंग्स हैं, मिजरीज हैं। तो इसलिए जो लोग एक्सप्लॉइट करते थे आज तक, जिनका आपने कहा मेरे पॉलिटिकल विरोधी हैं,
तो दे सी मी इन देयर पर्सपेक्टिव पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, क्योंकि उनका 1 पॉइंट एजेंडा है पावर। और फिर आपने जो कहा कि वो मुझे वोट काटने वाला दिख रहे हैं, अफसोस इस बात का है कि क्या जम्मू कश्मीर उनके बाप दादाओं की जागीर है? आप ये कह रहे हैं कि आप प्योरीफाई करना चाहते हैं सिस्टम को, करेंगे कैसे? आपके पास जितने भी, आपके पास लेट से 10-12 जितने भी कैंडिडेट्स आपके जीत के आ जाएं, किसी के साथ तो सरकार बनानी पड़ेगी। किसके साथ सरकार बनाएंगे? नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करेंगे, बीजेपी को सपोर्ट करेंगे? आप क्या किंग मेकर बनने के लिए हैं मैदान में? पहली बात यह है कि मेरे लिए सरकार बनाना जो है वो लास्ट प्रायोरिटी है। मैं चाहता हूँ मुझे इतना पॉलिटिकल पावर मिले, इतने लोग हमसे जुड़े जिन्हें जो असेंबली में चुन के आए, ताकि ये बैटल कश्मीर से निकालकर हम दिल्ली में लड़ें। मुझे मेरी पूरी उम्मीद है कि जितने भी एमएलए हमारे आएंगे अच्छी तादाद में आएंगे। हम सीधा यहाँ से फोकस करेंगे, दिल्ली जाके पॉलिटिकल पार्टी से मिलेंगे, मोदी जी से मिलेंगे, अमित शाह जी से मिलेंगे, सबसे मिलेंगे, कन्याकुमारी से लेके पूरा कर्नाटक कश्मीर तक कहेंगे लोगों से कि हमारा दर्द सुन तो मोदी जी के साथ या बीजेपी के साथ फिर सरकार बनाने के लिए भी राजी हो सकते हैं या नहीं? सरकार नहीं, कश्मीर के लोगों की समस्याएं बहुत है ना। हम तो कश्मीर में जगह जगह घूम रहे हैं। कश्मीर के लोगों की समस्या ये भी है ना कि सड़क, बिजली, पानी, रोजगार, उनकी समस्या तो हर दिन की भी समस्या है। तो उनको वो सरकार भी तो चाहिए, उन्हें तो अपना प्रतिनिधि चाहिए। जम्मू कश्मीर के लोगों को अभी ऐसा लग रहा है कि उनको अपना रिप्रेजेंटेटिव चाहिए जिसके पास वो जा सकते हो, उससे सवाल कर सकते हो। तो आपको सरकार में तो आना पड़ेगा ना। फिर क्या करना है? आप किंग मेकर बनना चाहते हैं क्या? I will answer your question. आप बेसिकली मुझसे जो बुलवाना चाहती हैं, तो मैं इतना ही कहूंगा, वो हेडलाइन में आपको दूंगा नहीं, लेकिन इतना आपसे भी कहूंगा कि सरकार जो है वो हम ही बनाएंगे। अच्छा, एक बनाएंगे, बनवाएंगे, बनाएंगे। अच्छा। दूसरी बात, प्रायोरिटी मेरे लिए सरकार बनाना मगर नहीं है। अब अगर ऐसी सिचुएशन होती है विदाउट कंप्रोमाइजिंग ऑन माई आइडियोलॉजी, ऑन माई प्रिंसिपल्स, द लीस्ट आई कैन डू, हम एक बफर रहेंगे, बनाए सरकार जिसको बनानी है। हम एक चौकीदार के उनको कहेंगे, जो मोदी जी चौकीदार कहते हैं ना, या कांग्रेस कहते चौकीदार चोर है, वो धोखा है। हम सचमुच के चौकीदार बन के दूर से कहेंगे कि यहाँ गलत है, यहाँ गलत है। एक ऐसा फोर्स रहेंगे जो सब, मतलब पावर में पार्टिसिपेशन भी नहीं करेंगे और पावर भी अपने पास रखेंगे, बाहर से खड़े होकर ताकत का इस्तेमाल करेंगे। मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन। इल्जाम तो आप पर वो ये लगा रहे हैं कि आप दरअसल बी टीम हैं और आप प्लान बी का हिस्सा हैं। आपको जो पैसा मिल रहा है, आपके इतने सारे कैंडिडेट चुनावी मैदान में हैं, वो आपको पैसा भी मिल रहा है। ये तमाम इल्जाम आप पर लग रहे हैं। उन इल्जामों का क्या जवाब है? कैसे आप चुनाव लड़वा रहे थे लोगों को? मैं बताता हूँ, जब कोई किसी इलाके में कोई वारदात होती है, चोरी की, डाकाजनी की, मर्डर होता है, तो वहाँ का एसएचओ अंदाजे से बताता है कि इस तरह हुआ, इस बंदे को पकड़ो, उसको पकड़ो, क्योंकि उसका एक एक्सपीरियंस होता है, उसका जवाब भी होता है। या कोई इंटेलिजेंस एजेंसी हो, अगर वो कुछ भी उनको पता ना हो, तो भी कुछ तो कुछ निकाल देते हैं। यही हाल उमर साहब और मैडम का है। इसका मतलब क्या है? वो इतना कॉन्फिडेंस से कैसे कहते हैं कि इसको पैसा इसलिए दिया, उसने दिया, ये दिया। इसका मतलब यह है कि वो इस बिजनेस में पहले इन्वॉल्व हैं, इस डर्टी खेल में। उनको सारा पैटर्न पता है, कैसे वहाँ से गंदा पैसा आता है, कैसे वहाँ से एजेंसियों का पैसा आता है, कहाँ वहाँ से पॉलिटिकल पार्टियों का पैसा आता है। क्योंकि मेरी लड़ाई उनके एलिगेशन से बहुत बड़ी है। लेकिन आप पर तो ये भी कहा जा रहा है कि आपने बहुत व्यक्तिगत, बहुत पर्सनल कमेंट्स किए हैं। बहुत पर्सनल हो गई है लड़ाई, जिसमें कि फारूक अब्दुल्ला को या उमर अब्दुल्ला के लिए या महबूबा मुफ्ती के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब ये क्यों इस स्तर तक जा रहे हैं? अंदाजा लगाए ना, कश्मीर के महाराजा वो बने, मैं गरीब घर का बेटा, मिडिल क्लास फैमिली का बेटा, कुछ किए बिना। फारूक अब्दुल्ला ने मकबूल भट्ट के साथ बंदूक उठाई थी ऐसे, और तिहाड़ में जाऊं। महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान भी गई और तिहाड़ में जाऊं। महबूबा मुफ्ती ने, दुनिया मानती थी कि महबूबा मुफ्ती का जो वोट था वो खुदियत का वोट था, पीछे तब उनको लगा था कि हमारी रजिया सुल्ताना है। सुनिए ना, जेल तिहाड़ में जाऊं, मैं कभी पाकिस्तान देखा भी नहीं हूँ, कभी वहां से फोन कॉल रिसीव नहीं किया हूँ। तिहाड़ में जाऊं, ये उन लोगों से मिलते रहे, तिहाड़ में जाऊं, ये दे वांट टू ईट द केक एंड हैव इट टू। एक सफर मैं करूं 5.5 साल, मेरी सर्जरी आई, तिहाड़ में मैं मरूं, ये SKIC में मजे लेते रहे, और फिर हम पर इल्जाम लगाए। मैं जेल से छूटा, अरविंद केजरीवाल को इसलिए व्यक्तिगत हुआ? नहीं, इसलिए व्यक्तिगत हम नॉट, इसलिए मेरी लड़ाई कोई व्यक्तिगत नहीं है। मैं लोगों के लिए बंद हूं ना, मेरा कोई, मैं किस स्कीम में बंद हूं। अरविंद केजरीवाल को मुबारकबाद दे रहे हैं कि उसकी बेल हो गई, 6 महीने वो जेल में रहा, और इंजीनियर को कहते हैं कि 15 दिन की एंट्री बेल कैसे मिली। ये सिर्फ इनका एक ही मुद्दा है, पावर। आप पर गंभीर आरोप है, टेरर फंडिंग के आरोप हैं आपके ऊपर। मैटर इज इन द कोर्ट, आई कांट से एवरीथिंग।
हाँ। मुझ पर कुछ प्रतिबंध है, मैं कुछ नहीं बोल सकता। चलिए ठीक है, उसके बारे में बात नहीं ठीक करते है। क्योंकि वो जो आपने कहा इनका क्या बोलते हैं, इनका उमर साहब का, मैडम का, मुझे पता है कौन सा हार्ड शब्द, हार्ड शब्द अगर मैं जबान से कहूँ उसे कोई मरेगा नहीं, लेकिन उन्होंने तो मुझे सीधा तिहाड़ जेल भिजवा दिया। नरेंद्र मोदी जी इनसे मिले 317 हटने से पहले, मुझे भी बुलाया। डेट बताता हूँ, 17 जुलाई 2018 को मोदी जी मुझे घर ले गए, 1 घंटा 20 मिनट मेरे से बात की। क्या बात हुई? सुनिए ना, उसका क्रैक्स एंड पे ये था कि हमें 370 हटाना है, आप लोगों का सहयोग चाहिए। मैंने कहा सर जो आप अच्छा करेंगे मैं आपके साथ हूँ। मुझे उस वक्त पता चला अगर मैं उनकी बात ना मानूं कुछ भी होगा। 5-8 महीने बाद हमें जेल में डाल दिया। ये लोग भी गए, फारूक साहब 370। आप ये कह रहे हैं कि 370 हटाएंगे, मैं इस पर आपके साथ हूँ, ये कहा आपने? क्या 370 हटाने पर आप उनके साथ हैं, ये आपने कहा? साथ होता फिर जेल में कहाँ जा रहा। उन्होंने जब कहा, उनका करेक्ट सा बात कहा कि 370 हटाना है, आप कश्मीर के लोग इसमें हमें साथ हैं। मैंने कहा आई कांट बी पार्टी टू दिस, मैं इस चीज के साथ नहीं हूँ। और उसी वक्त फाउंडेशन लाया गया मेरे जेल भेजने का, तिहाड़ भेजने का। अब ये लोग कैसे इन्वॉल्व थे मैं आपको बताता हूँ। हाउ कैन ही से लाइक दिस, उमर साहब, उनको मेरी बातें पसंद लगेंगी। 370 हटने से 4 दिन पहले फारूक साहब अपने 3 MPs के साथ मोदी जी से मिले। वहां से आके कश्मीर में ऐलान किया कि मोदी जी से हम मिले, कोई 370 हटेगा नहीं। 3 दिन गुजरे और 370 हट गया। या तो फारूक साहब नाकाबिल था, उसको पता नहीं चला, ही कुड नॉट रीड मोदी फेस, या फिर वो उससे मिला हुआ था। लेकिन अब साबित कैसे होगा मिला हुआ था या वो समझ नहीं पाया। तो ऐसे हुआ साबित। 3 दिन बाद उनको SKIC में रखा, 4 महीने का खर्चा आया 3 करोड़ 60 लाख। मेरे पास रिपोर्ट है हिंदू अखबार की, आप सर्च कर सकते हैं। और मुझे डाल दिया तिहाड़ में, जहां मैं सूखी रोटी के लिए तड़पता रहा। तो चुनाव के बाद अगर ऐसी नौबत आएगी कि आपको उनके साथ जाना पड़े तो जाएंगे साथ? किन के साथ? किसी के भी साथ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, कांग्रेस के साथ, PDP के साथ, उनके साथ काम करेंगे? ये आप उनसे पूछिए। जब 370 हटी उसके बाद जब वो छूट गए, महाराजे थे वो, गुपकार के शहजादे, जब छोड़ दिए गए उन्होंने वो गुपकार अलायंस बनाया। नहीं ये तो सीधा सवाल है ना, जाएंगे या नहीं? सीधा ही बताता हूँ। मैं तो तब तक तो मैं गद्दार नहीं था, तब तक बीजेपी की पीटी नहीं था ना, जब मैं तिहाड़ था। अब बन गया, सिर्फ इलेक्शन आ गया। इलेक्शन नहीं होता फिर मैं बहुत बड़ा अच्छा आदमी था। फिर ये भी बाहर अपनी प्राइवेट कन्वर्सेशन में कहते बेचारा मर गया तिहाड़ में लेके। ओनली MLA 47 से आज तक जो तिहाड़ भेजा गया 5 साल। इन्होंने गुपकार अलायंस बनाया, हमारी AIP को बुलाया नहीं। DDC इलेक्शन इकट्ठे लड़े, हमें बुलाया नहीं। पार्लियामेंट इलेक्शन आया, उमर अब्दुल्ला ने पहले कहा कि काश मुझे पहले पता होता, मैं लड़ता ही नहीं। जब मैं जीत गया क्या इस्लामिस्ट तो रेडिकल्स की जीत है। सवाल ये है अगर ये लोग हमारा नाम लेने से डर रहे हैं, हाँ। आपको क्या लग रहा है वो मेरे साथ अलायंस के लिए तैयार हैं? कहा यह जाता है कि जो आप बात करते हैं, जो इंजीनियर रशीद बात करते हैं, जो जिनका वो साथ ले रहे हैं, अब जमात का साथ ले रहे हैं इंजीनियर रशीद खुद भी, आप ये कह रहे हैं युवाओं के लिए, लेकिन आप जिस सेंटिमेंट को हवा दे रहे हैं वो सेंटिमेंट दरअसल जम्मू कश्मीर को पीछे ले जाएगा। जो तरक्की हुई है या जहां आगे बढ़ा है या जो हम अभी शांति देख रहे हैं या जो पीस देख रहे हैं वो उसमें पीछे लेकर जाएगा। आप वो उस सेंटिमेंट को, अलगाववाद वाले सेंटिमेंट को हवा देते हैं। अलगाववाद कहाँ हुआ? हम इतना ही कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के मुद्दे को हमेशा के लिए रिजॉल्व कीजिए। जब मैं रेजोल्यूशन की बात करता हूँ मैं थोड़ा कहता हूँ आप उठा के पाकिस्तान को दीजिए। मैंने अगर एक मेरी ऐसी कमेंट दिखाएं या आप आज़ादी दीजिए, मैं इतना ही कहता हूँ कश्मीर के लोगों से मिल बैठ कर। POK भी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, मोदी जी खुद कहते हैं POK के लोग हमारे साथ आना चाहते हैं। सो वायर इज अ रोड मैप। क्लेम तो मैं भी कर सकता हूँ बहुत बड़ी, लेकिन रोड मैप होना चाहिए ना। या तो मोदी जी कोई अपना हल दिखा दें, लेट्स डिस्कस। अगर उनका हल अच्छा था, रोड मैप अच्छा था, एक्सेप्टेबल था सबके लिए, आई हैव नो इश्यूज। अगर वो नहीं था फिर हमारी बात सुने। अच्छा, नेशनल कॉन्फ्रेंस से कहती है कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए। इंजीनियर रशीद का क्या पक्ष है इसमें? क्या होनी चाहिए बात? क्योंकि सरकार का ये कहना है, बीजेपी का ये कहना है कि बात नहीं हो सकती, आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि बातचीत होनी चाहिए। इंजीनियर रशीद का क्या पक्ष है? बीजेपी से मैं इतनी गुजारिश करूंगा, आप रामराज की बात करते हैं, थोड़ा सच भी बोला कीजिए, राम जी नाराज हो जाएंगे। ये दुनिया को पता है बीजेपी पाकिस्तान से बात करती है। इधर कहते हैं आतंकवाद से बात नहीं करेंगे, लेकिन जब तालिबान के साथ दोहा में अमेरिका बात कर रहा था तो ऑप्शन ये था कि जो हमारी सरकार थी वो उसमें भी अपना पार्टिसिपेशन चाहती थी। यूक्रेन में काफ़ी हमारे देश के शहरी जो थे वो लड़ रहे थे। तो सवाल ये है बीजेपी लैक्स कंसिस्टेंसी, बीजेपी लोगों को धोखा देना चाहती है। पर्दे के पीछे वो बातचीत कि हम अफगानिस्तान में स्टेक होल्डर बने और हम वो बातचीत करें वो अलग बात है। पाकिस्तान के साथ नहीं, अफगानिस्तान में भारत का बहुत इन्वेस्टमेंट है। भारत अगर वहां पर स्टेक होल्डर रहना चाहता है किसी भी बातचीत में, वो एक अलग मुद्दा है ना। बट पाकिस्तान के साथ कश्मीर के मुद्दे पर बातचीत करना या आतंकवाद के मुद्दे पर बातचीत करना अलग मुद्दा है। आई एग्री विद यू, लेकिन भारत कहता है कि पूरी दुनिया में टेररिज्म खत्म होना चाहिए। कल तक
तालिबान को टेररिस्ट कहते थे। आज बातचीत क्या हो, हाँ ठीक, गॉट इट। मैं तो आपसे सीधा पूछ रही हूँ, आपका स्टैंड क्या है इस पर? नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है बातचीत होनी चाहिए पाकिस्तान से। आई डोंट वांट टू क्रिएट एनी कंफ्यूजन। अमित शाह जी ने एक बहुत बड़ा दावा किया और अच्छी बात है, आप भी गवाह हैं। आप इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई में कश्मीरी को क्यों मार रहे हैं, ये भी आपसे प्रश्न है, उनसे प्रश्न है। नागालैंड नॉर्थ ईस्ट में अमित शाह जी ने कहा कि 6,500 मिलिटेंट को उन्होंने सरेंडर करवाया, अच्छी बात है। अगर वो नागालैंड में बात कर सकते हैं तो कश्मीर में वो अपने लोगों से बात क्यों नहीं कर सकते, अगर अपने लोग हैं लोग। और इस वक्त आपको सीधे लिए चलते हैं, हरियाणा को लेकर घोषणा पत्र जारी किया है कांग्रेस पार्टी ने। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। सरकारी नौकरियां खाली है, वो कोई सरकार भर्ती नहीं कर रही। देश में हमने पहले, इससे पहले भी कहा कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट में कम से कम 30-35 लाख वैकेंसीज है, सेंट्रल गवर्नमेंट भर रही नहीं। और हर स्टेट में जितने सरकारी नौकरीज हैं वो भर्ती इसलिए नहीं कर रहे हैं कि केंद्र सरकार के पास तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है। और ये जो युवाओं को हम ये नौकरी का वायदा कर रहे हैं, इसको हम निभाएंगे। हर परिवार को खुशहाली के तरफ जाने के लिए 300 यूनिट की फ्री बिजली, ठीक है ना, 300 यूनिट की फ्री बिजली और 25 लाख तक मुफ्त इलाज, जैसा कि पहले हमारे भाई गहलोत ने राज्यसभा में राजस्थान में शुरू किया था, वैसा आज फिर हम हरियाणा में यही लागू करेंगे। तो ये दोनों भी जो फ्री बिजली और मुफ्त इलाज, ये बहुत ही पक्का है और गरीबों को इससे बहुत फ़ायदा होगा, किसानों को भी फ़ायदा होगा। और हमारा 5वां जो है, गरीबों को छत, 100 गज का प्लॉट और 3.5 लाख की लागत से 2 कमरों का मकान। तो ये देखिए ज़रा, ये कम होता है क्योंकि 2 में क्या करना, उसके लिए बाद में सोचिए, क्योंकि पकाना किधर, सोना किधर। कम से कम एक किचन तो अगर रहा तो उसको ऐड कर दीजिए। हाँ, तो ना फिर ठीक है, लेकिन देखिए, मैं अब तो फिर वायदा नहीं करता, क्योंकि आप अपने बजट को देखकर ये वायदे किए हैं। तो इसीलिए जब आपकी हालत सुधरेगी तो उस पर विचार कीजिए। फिर किसानों को समृद्धि, ये तो आप सभी को मालूम है, हम भी लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी भी एमएसपी के लिए बहुत लड़े, अभी भी लड़ रहे हैं। उसके अलावा एमएसपी की जो कानूनी गारंटी है, उसके लिए हम पार्लियामेंट में इलेक्शन में भी ये वायदा किया था। हमारे हरियाणा कांग्रेस कमेटी के आज के नेता लोग भी इस हरियाणा कांग्रेस का संकल्प पत्र में भी ये लिखा गया है। तो इस एमएसपी गारंटी का भी वो काम करेंगे। आखिरी में पिछड़ों को अधिकार, जातिगत सर्वे का, जातिगत जनगणना करने का बात हम ये पार्लियामेंट में भी उठाए थे और पार्लियामेंट के चुनाव में भी हमने इसका प्रचार किया। उसी ढंग से यहाँ पर जो हमारे हरियाणा में इसको जाति जनगणना की पूरी उन्होंने कोशिश करके वो जाति जनगणना इसलिए करेंगे कि हर कम्युनिटी के लोगों को, हर जाति के लोगों को वो कहाँ खड़े हैं, वेलफेयर स्कीम में उनका कहाँ स्थान है, चाहे इनकम में क्या है और शिक्षण में क्या है, नौकरियों में क्या है। ये हर चीज़ अगर आपको मालूम होना है
तो ये जातीय जनगणना जरूरी है। तो तमाम अहम घोषणाएं की जा रही हैं। कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया है हरियाणा चुनाव को लेकर, और इस बीच एक बड़ी खबर हमारे पास आ रही है सोर्सेस के हवाले से। कैबिनेट की बैठक में एक देश एक चुनाव को लेकर चर्चा हुई है। रामनाथ कोविंद की कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा हुई है कैबिनेट की बैठक में। ये इस वक्त की अहम खबर आपके सामने है। वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा हुई है कैबिनेट मीटिंग में। रामनाथ कोविंद कमेटी की रिपोर्ट पर भी कैबिनेट मीटिंग में चर्चा की गई है, इस पर बातचीत हुई है। तो ये इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। कैबिनेट की बैठक में एक देश एक चुनाव को लेकर चर्चा की खबर सामने आ रही है। आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता इस बड़ी खबर पर और जानकारी के साथ मौजूद है। आनंद, क्या अपडेट मिल रही है, क्या हुआ है? जी देखिए, लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, और कल ही गृह मंत्री अमित शाह ने जब 100 दिनों की रिपोर्ट दे रहे थे उसमें उन्होंने कहा था कि मौजूदा सरकार के इसी टर्म में एक देश एक चुनाव का जो प्रक्रिया है उसको शुरू किया जाएगा। तो ऐसे में आज कैबिनेट की बैठक में रामनाथ कोविंद कमेटी की जो रिपोर्ट है, जिसको एक देश एक चुनाव को लेकर तमाम जो प्रोबेबिलिटीज और पॉसिबिलिटीज होती है उसको देखने के लिए बनाया गया था, उस कमेटी की रिपोर्ट आज कैबिनेट के सामने रखी गई। कैबिनेट में उन तमाम जो प्रावधान उस कमेटी की रिपोर्ट में दिए गए थे कि कैसे एक देश एक चुनाव कराया जा सकता है, कौन कौन से कानून हैं जिनको उसमें संशोधन करना पड़ेगा, संविधान में किन किन कानूनों में संशोधन करना पड़ेगा, इन तमाम बातों को लेकर, तमाम उस रिपोर्ट को लेकर आज ही कैबिनेट में बैठक में चर्चा हुई। और कैबिनेट की आज की बैठक में ये भी तय हुआ कि इस रिपोर्ट को लेकर आगे बढ़ाया जाएगा, यानी कि जो एक देश एक चुनाव की जो प्रक्रिया है उसको मोशन में लाया जाएगा। और जो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था उसके साथ बिल्कुल आनंद, और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में ही वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने की तैयारी है, और अब कैबिनेट में वन नेशन वन इलेक्शन पर रामनाथ कोविंद की रिपोर्ट पर चर्चा भी हुई है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।